वेलकम टू इकोनॉमिक्स। माय नेम इज मनीष। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स फॉर सेमेस्टर 2। तो आपके सेमेस्टर 2 में 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू मैक्रोइकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसमें है मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। जिसका आपकी रीडिंग में लिखा होगा नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। इसके अलावा आपके पास है यूनिट 2 जो है मनी। देन आपके पास है यूनिट 3 जिसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। देन आपके पास लास्ट यूनिट आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ISLM एनालिसिस। प्लस एग्रीगेट डिमांड। ये 4 यूनिट्स हैं जो आपको इस सेमेस्टर पूरी पढ़नी है। इसमें से अगर आप मार्क्स के वाइज वेटेज देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट के 20 मार्क्स, सेकंड यूनिट का 20 मार्क्स, थर्ड यूनिट का 20 मार्क्स और जो हमारी फोर्थ यूनिट है इसके 30 मार्क्स। ये हमारा कुछ कुछ ऐसा वेटेज रहेगा। वेटेज इंपॉर्टेंस के वाइज ही है। अगर आप वैसे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी यूनिट 4 ही है। तो शुरू करते हैं आज यूनिट 1 से। कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए और मेजरमेंट के जो कुछ पोर्शंस हैं वो हम लोग कवर कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला सवाल तो यही होगा हमारे मन में कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी एंड हाउ एन इकोनॉमी परफॉर्म्स। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा ही है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल लेवल्स पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर एक इंडिविजुअल मार्केट को देखते हैं। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इन सबका एग्रीगेशन देखते हैं। व्हेन वी एग्रीगेट ऑल दीज स्मॉल माइक्रो इकोनॉमिक थिंग्स देन इट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं, कंज्यूमर का टाइप्स क्या होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या होती है, कंज्यूमर कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। बट इसको अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे देखेंगे, इकोनॉमी एज इन होल देखेंगे, तो जो बनेगा कमीशन ऑफ इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ मार्केट, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, तो वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो प्रोसेस होता है समेशन का फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो, ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के थ्रू हम लोग माइक्रो से मैक्रो के कंसेप्ट की तरफ पहुंचते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ मेजर चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग वो देखते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अब आप कहेंगे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्यों देखना जरूरी है? तो ये देखना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आप देखेंगे, अगर जनरल ऑब्जर्वेशन रखेंगे, तो कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और कुछ कॉन्टिनेंट्स हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि अभी भी बहुत अंडर डेवलप्ड हैं। वहाँ पे अभी भी पॉवर्टी और फाइनेंस प्रिवेल करती हैं। तो ऐसा डिफरेंसेस क्यों आते हैं? और जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो आप यूरोप की कुछ कंट्रीज देखेंगे या फिर नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तो हिस्टोरिकली काफ़ी डेवलप्ड एरिया रहे हैं। और अगर आप जैसे अफ्रीका देखेंगे तो इन जनरल अफ्रीका क्या है, अंडर डेवलप्ड है। तो इसके पीछे के क्या रीजंस रहे हैं उसको जानने के लिए आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडीज करनी होगी। सेम वे में अगर आप देखेंगे जापान और साउथ कोरिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 दे वर डिवास्टेड, देयर इकोनॉमिक्स वर बॉम्बार्डेड, सो खत्म हो गए थे वो लोग। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में उन्होंने खुद को रीडेवलप कर लिया और काफ़ी जल्दी फास्ट रिकवरी करके वो दोबारा से एक डेवलप नेशंस बन गए।
तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ नेशंस छोटे ही या फिर कम टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, और कुछ नेशंस जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंडर डेवलप्ड ही रह जाते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या देखना होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। बट ये जो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये कभी भी स्मूथ नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका डेवलप कर रहा है तो वो सेम रेट ऑफ ग्रोथ से लगातार डेवलप करता जा रहा है। ये जो ग्रोथ रेट है इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं। ये जो इनका ग्रोथ रेट है ये कभी भी ऐसे लीनियरली नहीं होता। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। कभी ये ज़्यादा ग्रो करेगा, कभी कम ग्रो करेगा, कभी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे चेंजेस आते रहेंगे, कभी फिर स्टेट ग्रो कर देगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है ये किस वजह से आती हैं? इन फ्लक्चुएशंस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों आती हैं? बेसिकली आती हैं बिजनेस साइकिल की वजह से। बिजनेस साइकिल को मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन करते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बिजनेस साइकिल्स को अगर हम देखेंगे तो जनरली इसकी शेप कैसे होती है? कुछ इस तरह से होती है। जनरली बिजनेस साइकिल की शेप होती है। तो इसमें ये जो टॉप का पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पीक, और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रफ। और इसका ये जो अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। और ये जो डाउनवर्ड वाला पोर्शन है ये बोलता है डिप्रेशन। बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज में क्या होता है, बिजनेस साइकिल में क्या होता है, एक जो इकोनॉमी होती है नॉर्मल होती है, तो एक बार एक्सपेंशन फेज आता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है, उसका दोबारा से एक्सपेंशन फेज आता है। तो हमारा जो ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रिसेशन और एक डिप्रेशन। उसके बाद का जो पोर्शन होता है ये रिकवरी और ये एक्सपेंशन। तो इस तरह से फ्लक्चुएशंस बिजनेस एक्टिविटीज में होती रहती हैं, जिसकी वजह से ही हमारी जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है वो स्मूथ नहीं होती। बट अगर आप देखेंगे इन बिजनेस फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है। तो इन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में जो लेबर की डिमांड होती है वो भी क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। कभी लेबर की हाई डिमांड होगी, कभी लो डिमांड होगी। तो बेसिकली जब इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, लेबर की डिमांड्स कम हो जाएंगी। और जब भी लेबर की डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी में एक फिनोमिना हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बेसिकली all those people who are willing and able to work at prevailing wage rate are not able to get their work। तो ये कब होता है, हमेशा जनरली कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है। तो अगर किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेगी जिससे क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, करंट एग्जाम्पल ले, तो ऐसा डिबेट करा जा रहा है कि इंडिया कहाँ पे अभी रिसेशनरी फेज में चल रही है, समवेयर इन द रिसेशन फेज। जैसे कि अगर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे आया रिसेंटली, उसमें भी ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 और 3 डिकेड्स इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट सिंगल डिजिट रेट, विच मीन्स की जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो लेस देन 10% होने वाली है। तो उसको क्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे कि क्या लिया, बजट में क्या करा है, इनकम टैक्स रेट कट करा गया है। तो ये इनकम टैक्स रेट कट क्यों करा गया है, बेसिकली ताकि जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो बिजनेस साइकिल है इंडिया का, वो कॉन्ट्रैक्शनरी फेस में ना जाके क्या करे, एक्सपेंशन फेस में जाए, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसा क्यों होगा, बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स रेट कट किया है। उससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा इनकम एट हैंड होगी टू स्पेंड ऑन इकोनॉमिक गुड्स। उससे क्या होगा, इकोनॉमी में अपवर्ड साइकिल आएगा। अपवर्ड इन द सेंस इकोनॉमिक में डिमांड बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, और ये थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज करेगी। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे ही आप ना लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देते हैं, ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में आती है, तो हम एक नया फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो होता क्या है, when there is a less supply of goods and more demand for that particular good, we experience inflation। इन्फ्लेशन को अगर डिफाइन करें तो percentage increase in price level in an economy within a year, it is defined as inflation rate।
बट अगर आप देखें तो आज के टाइम पे हमारी जितनी भी इकोनॉमीज होती हैं, कोई भी इकोनॉमी क्लोज नहीं होती हैं। हम क्या, सारी इकोनॉमीज ओपन होती हैं। ओपन का मतलब क्या है, सारी इकोनॉमीज किसी ना किसी अदर कंट्रीज से ट्रेड करती रहती हैं, ट्रेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो इन ट्रेड करने की वजह से क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस साइकिल, बेसिकली अगर किसी फॉरेन इकोनॉमी में ये सारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, अगर हम किसी और फॉरेन कंट्री से किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं, तो जो बिजनेस साइकिल है फॉरेन कंट्री का, वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट हो सकती है, या फिर वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट हो सकती है। और सेम वाइस वर्सा, हम भी अपने अगर बिजनेस साइकिल से इम्पैक्ट डाल सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है फॉरेन कंट्री में इम्पैक्ट डाल सकता है, और इन्फ्लेशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में भी रीड करेंगे। तो फिफ्थ हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्लस बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दो तरह के रिलेशंस बनते हैं। और ये सिर्फ ट्रेड जो हो रहा है सिर्फ हमको दिखाई देता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इकोनॉमी की जो बिजनेस साइकिल है वो फॉरेन इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालती है, और फॉरेन इकोनॉमी की जो इकोनॉमी है वहाँ पे जो बिजनेस साइकिल चल रहा है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंपैक्ट डालती है, सेम अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, सेम इन्फ्लेशन के साथ। इसलिए क्या होगा, कई बार हमको अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को सेफ गार्ड करने के लिए, या फिर फॉरेन इकोनॉमीज किस तरह के परफॉर्म कर रही हैं, या फिर उनका हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इन सबको समझने के लिए हमें लास्ट चीज देखते हैं हम लोग, वो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब आप पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हमने खड़े करे हैं, जिसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड किया है, आपके पास इनके कुछ ना कुछ आंसर्स होंगे, और आप एक इकोनॉमी को ओवरऑल बेटर वे में समझ पाएंगे। तो आज देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं जीडीपी से, मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी के मेजरमेंट की बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड, और एक इनकम मेथड। ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जीडीपी को मेजर करने के लिए। तो उसमें से अगर आप देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड, तो सबसे पहले तो देखते हैं जीडीपी की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो अगर आप डेफिनेशन में देख रहे होंगे तो इसमें कुछ चीजें आ रही हैं। एक तो क्या चाह रहा है, फर्स्ट थिंग आ रही है मार्केट वैल्यू, फिर क्या आ रहा है, फाइनल गुड्स, और फिर क्या आ रहा है, विद इन ए कंट्री। यानी कि जीडीपी के मेजरमेंट के टाइम पे हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सिर्फ वही गुड्स को इंक्लूड करेंगे जिनकी एक मार्केट वैल्यू होगी, और गुड्स को किस प्राइस पे इंक्लूड करेंगे, उनके मार्केट प्राइस पे, ना कि उनके कॉस्टिंग पे। जैसे कि सपोज ये वॉलेट है, अगर इसको हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, तो क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग बेसिकली, इसके मार्केट प्राइस पे, ये वॉलेट मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है। सपोज इसका प्राइस 500 है, तो उसकी जो जीडीपी के टाइम पे इंक्लूड करेंगे 500 पे इंक्लूड करेंगे, ना कि इसके कॉस्ट पे जो कि किससे कम भी हो सकती है, 300, 200 और 100। और सेकंड चीज क्या है, हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे। जैसे इस वॉलेट का जब मेजरमेंट कर रहे होंगे जीडीपी में, तो जो फाइनल गुड है यानी कि जो वॉलेट है उसको ही इंक्लूड करेंगे। इसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स है, इसमें हो सकता है लेदर का बना हो, रेक्सिन का बना हो, या इसमें कोई फैब्रिक हो सकता है, थ्रेड हो सकता है, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं हम लोग, या फिर इसमें जैसे चैन लगी हुई है, इन सबको हम लोग बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे। और थर्ड थिंग क्या है, विद इन ए कंट्री, यानी कि जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जो विद इन कंट्री हो रहा हो। अगर इस कंट्री के बाहर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि इंडिया के बाहर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। कुछ कैसे होते हैं, नॉन मार्केट गुड्स होते हैं, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते।
जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मार्केट गुड्स कैसे होते हैं, जिनका मार्केट इकोनॉमी में एक्सचेंज नहीं करा जा सकता या फिर नहीं होता। जैसे कि चाइल्ड केयर हो गया। एक मदर अपने चाइल्ड की केयर कर रही है, उसकी देख रेख कर रही है, इसका कोई इकोनॉमी में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इसका कोई भी मार्केट रेट नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे किसी बेबी सिटर को हायर करते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, तो उसको इकोनॉमी में इंक्लूड करेंगे। सेम वेज में, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, कोई भी ट्यूशन की तरह पढ़ा रहे हैं, अगर ट्यूशन टू योर सिबलिंग्स, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर इसी के लिए किसी ट्यूटर को हायर किया जाए तो उसको मार्केट में इंक्लूड करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे। तो जो नॉन मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। बट फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, सैनिटेशन सर्विसेज हो गई, या फिर म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज हो गई है, वो भी मार्केट में एक्सचेंज नहीं होती, तो इनको इंक्लूड करा जाना चाहिए या फिर नहीं करा जाना चाहिए, जबकि ये बहुत मेजर चंक है। तो अगर इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक प्रपोर्शन है जो काउंट ही नहीं होगा जीडीपी में। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है इकोनॉमिस्ट ने। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट। विच मीन्स कि इस तरह की एक्टिविटीज को प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, उसी को एज इट जीडीपी में काउंट कर लिया जाएगा। जस्ट बिकॉज इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है तो इसको फैक्टर कॉस्ट पे इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि वैल्यू एडिशन मेथड में किस तरह से जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एग्जांपल देखने से पहले एक बार देख लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, इनकम में क्या होता है। छोटा छोटा है, फिर हम लास्ट में एग्जांपल देखेंगे और तीनों ही मेथड्स को करके देख लेंगे। सेकंड आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड में मैंने आपको बताया, ये तो बता दिया क्या क्या इंक्लूड करना है, ये नहीं बताया आपको ये कि एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग कुछ नहीं करते, जितनी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है, एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ का जो प्रोड्यूसर है या फिर प्रोसेसर है, वो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उनका हम लोग एडिशन करते रहते हैं। सपोज यहाँ पे किसी भी इकोनॉमिक गुड्स को बनाने में, यहाँ पे सपोज एक गुड्स बनाया गया, गुड ए, सपोज इसको बनाने में 4th स्टेप लगे, 3 and 4, तो ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन पे कितनी वैल्यू का एडिशन करा गया, उसको हम लोग अगर ऐड कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारा? जीडीपी निकल के आ जाएगी। स्टेज 1 पे सपोज यहाँ पे कोई इनपुट लिया गया 10 रुपीज़ का, उसको प्रोसेस करके 100 रुपीज़ का गुड बना दिया गया। यहाँ पे 100 रुपीज़ का इनपुट लिया, उसको प्रोसेस करके 200 बना दिया। यहाँ पे 200 का कोई गुड लिया, उसको प्रोसेस करके 300 का बना दिया। लास्ट में यहाँ पे 300 का लिया, उसको फाइनल गुड जो बनाया वो बना दिया 500 का। बेसिकली यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है? तो वैल्यू एडिट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली अमाउंट ऑफ आउटपुट माइनस अमाउंट ऑफ इनपुट। अगर जितने भी आउटपुट है उसमें से अगर इनपुट्स माइनस कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू एडेड। यहाँ पे कितने की वैल्यू ऐड हो रही है? एग्जैक्टली 90 रुपीज़ की। यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड हो रही है? 100 रुपीज़। यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड हो रही है? 100। सेम यहाँ पे 200। तो अगर जीडीपी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से देखेंगे तो क्या करेंगे, ये जितना भी वैल्यू एडेड हुआ है इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल जीडीपी निकल के आ जाएगी, जो कि यहाँ पे 200, 300, 400 एंड 90, 490 हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, पूरी इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उन सब का एडिशन कर देते हैं। इफ वी एड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी देन वी गेट जीडीपी। तो बेसिकली इकोनॉमी में कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं जीडीपी में? तीन मेजर तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर हुआ है, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ एक कॉम्पोनेंट हमारा होता है नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी बोलते हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट में से अगर आप इंपोर्ट माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स हो गया। तो यानी कि
जीडीपी में जो भी एक्सपेंडिचर होता होगा वो किस में काउंट होगा, इन चारों हेड्स के अंदर काउंट होगा। सी में क्या आता है, कंजप्शन बाय हाउस होल्ड ऑन डोमेस्टिक गुड और फॉरेन गुड। मतलब इट डजेंट मैटर कि वो डोमेस्टिक गुड्स पे कंज्यूम कर रहे हैं या फिर फॉरेन गुड को कंज्यूम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है आई। इसमें दो तरह की चीजें इंक्लूड होती है। एक तो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली किसी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करी जा रही है या फिर कोई भी ऐसे गुड्स को बनाया जा रहा है जो कि प्रोडक्शन पर्सन फर्दर यूज होगा, वो हमारा अकाउंट होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें लेकिन एक और चीज आती है, वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो भी अनसोल्ड गुड्स होते हैं उसको जब भी बुक्स क्लोज हो रही होती हैं, जब भी हम फाइनल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जितनी भी अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है उसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि फर्म ने अपने लिए ही खुद ही परचेस कर लिया। तो इस तरह की जितनी भी इन्वेंट्री लास्ट में बची होती है अनसोल्ड, उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। तो वो भी फाइनल कैलकुलेशन में किस में इंक्लूड हो जाती है, आई में इंक्लूड हो जाती है। और लास्ट में हमारा आता है जी। जी में क्या होता है, बेसिकली एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन डोमेस्टिक गुड्स और फॉरेन गुड्स। यहाँ पे जब भी गुड्स की बात हो रही है ना, साथ साथ में सबकी सर्विसेज भी आएंगी, ये गुड्स एंड सर्विसेज। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है लास्ट में, इट्स बैलेंसिंग एक्ट। जो भी हमने हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट होता है उसको हम लोग ऐड करेंगे, और जो भी कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट आता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो लोग प्रोडक्शन खत्म होने के बाद उनको क्या मिल रहा है, वट एवर अमाउंट दे आर रिसीविंग, उनका अगर हम समेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी निकल के आ जाएगी एज पर इनकम मेथड। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस टाइप से होते हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। ये हमारे मेजर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जब पूरा खत्म हो गया तो जो अमाउंट रिसीव हुई वो इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो किसको कितनी अमाउंट मिली, इनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिली, इसका जब हम लोग एडिशन कर देंगे, समेशन कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, ये जीडीपी बाय इनकम मेथड। हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं तीनों मेथड से कि जीडीपी आखिर कैलकुलेट कैसे होती है। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, ऑरेंज आईएनसी एंड जूस आईएनसी। तो हम लोग सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास है एक ऑरेंज आईएनसी है, एक जूस आईएनसी है। ऑरेंज वाला क्या करता है, बेसिकली ऑरेंज ऑरेंज है, ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है, फार्म लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद एक बाग है, बेसिकली ऑरेंज है इसका। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उनके यहाँ कुछ इंप्लॉयज रखे हैं, इंप्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं 15,000। देन वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऑरेंजेस को पब्लिक को डायरेक्टली बेच रहे हैं 10,000 का, और कुछ को क्या कर रहे हैं वो लोग, जो जूस कंपनी है जूस आईएनसी को सेल कर रहे हैं 25,000 के ऑरेंजेस। और वहीं पे क्या है, जूस आईएनसी कंपनी है, वो क्या कर रही है, अपने यहाँ उसके अभी कुछ इंप्लॉयज है, इंप्लॉयज को सैलरी पे कर रही है 10,000। देन क्या करा, इन्होंने ऑरेंज परचेस किए हैं, कहाँ से, ऑरेंज आईएनसी से 25,000। और क्या क्या है, फाइनली जूस बेचा है पब्लिक को कितने का, 40,000 का। हम लोग बेसिकली तीनों मेथड से देखते हैं कि यहाँ पे जीडीपी कितनी आएगी। हमारी फर्स्ट मेथड कौन सी थी, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या देखा था,
आउटपुट माइनस इनपुट, ये हमको क्या दे देता है, बेसिकली दे देता है कि कितनी वैल्यू एडेड हुई है एट दैट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, ओ जूस आईएनसी में देखें, ऑरेंज आईएनसी में, तो इनका फाइनल आउटपुट कितना हुआ है। बेसिकली ऑरेंजेस का आउटपुट दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, एक तो डायरेक्ट पब्लिक को बेच दिया गया है और एक सेकेंड क्या करा गया है, जूस कंपनी को बेचा गया है। तो 10,000 का इन्होंने बेचा पब्लिक को और 25,000 का बेचा जूस आईएनसी को। तो हमारा आउटपुट कितना हुआ, 10,000 प्लस 25,000, ये तो हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ है। माइनस क्या करेंगे इसमें से, इनपुट। तो अगर आप देख रहे होंगे ऑरेंज आईएनसी का कोई भी इनपुट नहीं है, बेसिकली इनपुट कॉस्ट इनकी जीरो है, तो इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका वैल्यू एडेड कितना हो गया, ₹35,000। सेम हम लोग देखते हैं, हम लोग जूस आईएनसी का, जूस का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली इनका आउटपुट कितना है, यहाँ पे अगर आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ क्या हो रहा है, सेल टू पब्लिक है। तो फाइनल आउटपुट वैल्यू इन्होंने कितनी की निकाली, 40,000 रुपीज की। तो इनका फाइनल आउटपुट कितने का हुआ है, 40,000। इसमें से अगर इनपुट देखते हैं, कुछ इनपुट लगाए क्या, तो अगर जूस आईएनसी में देखेंगे तो हमें इनपुट दिखाई दे रहा होगा, किसका इनपुट है, ऑरेंजेस का। उन्होंने कितने के ऑरेंज इंपोर्ट करे हैं, परचेस करे हैं ऑरेंजेस, ऑलमोस्ट 25,000 के। तो इनका इनपुट कितना हो गया, 25,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15,000। यानी दो स्टेज पे कितने कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है, फर्स्ट स्टेज पे हुआ है 35,000 का, सेकंड स्टेज पे हुआ है 15,000 का। अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 35,000 प्लस 15,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50,000। ये कहाँ से आया, यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। फिर से ध्यान देना है, वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है, इसका आउटपुट लिया है और माइनस इनपुट करा है, सेकंड में जूस का जितना आउटपुट था माइनस इनपुट करा है। हमने यहाँ पे और कोई भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंडिचर था, वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, वो हमने इंक्लूड नहीं किया है। सेम जूस आईएनसी में भी था, वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, वो इंक्लूड नहीं किया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये मिस्टेक ना करें। कभी भी आपको कैलकुलेट जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, तो आपको क्या करना है, सिंपल याद रखना है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होंगी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, वेजेस या फिर और कोई भी एक्सपेंडिचर होता है उसको इंक्लूड कर लेते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमने देखा था वैल्यू एडेड मेथड से। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ नहीं करना, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कि हमने देखा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंजप्शन कितने की हुई है, यहाँ पे देखिए कंजप्शन मतलब फाइनल कंजप्शन, जो कि जनरल पब्लिक कर दिया है। तो कितने की कंजप्शन हुई है, सेल टू पब्लिक, पब्लिक ने ऑरेंजेस परचेस करे हैं, कितने के परचेस किए हैं, 10,000। ये हो जाएगा सी में ऐड हो जाएगा। तो सी के कंपोनेंट में कितना ऐड हुआ, 10,000 ऑरेंजेस। ऑरेंज के अलावा यहाँ पे और किसी का क्या क्या कंज्यूम करा है पब्लिक ने, पब्लिक कंज्यूम करा है जूस, सेल टू पब्लिक है जूस। कितने का कंज्यूम किया पब्लिक ने, 40,000 का। इसके अलावा पूरे एग्जाम्पल में आपको और कुछ भी कंजप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑरेंजेस कंज्यूम हुए हैं 10,000 के, यहाँ पे क्या हुआ है, जूस कंज्यूम हुआ है 40,000 का, इसके अलावा कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहीं आपको शो हो रहा है,
कोई इन्वेस्टमेंट शो नहीं हो रही, इनकी जितनी इन्वेंट्री थी पूरी सोल्ड आउट हो गई। सेकंड में भी जितनी इन्वेंट्री थी पूरी सोल्ड आउट हो गई। यहाँ पे ना कुछ सी है, सी हमने इंक्लूड कर लिया ना, यहाँ पे आई नहीं है। सेम यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कुछ परचेस नहीं किया है, तुम्हारे पास जी भी नहीं है। यहाँ पे ना कुछ एक्सपोर्ट हुआ है ना कुछ इंपोर्ट हुआ है, तुम्हारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000 की, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? जो कि हमने वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैलकुलेट करी थी। 50,000 हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, उसी के इक्विवेलेंट आया है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। और सेम अगर हम लोग इनकम मेथड से देखेंगे तो भी सेम अमाउंट आएगी। इनकम मेथड में हमने क्या देखा था, जितने भी हमारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन होते हैं उनको लास्ट में कितना पैसा मिल रहा है, अगर उन सब का एडिशन कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? जीडीपी यूजिंग इनकम मेथड। तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितनी कितनी अमाउंट मिल रही है। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो लेबर एक हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लेबर को कितनी मिल रही है यहाँ पे? 15,000। ये वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे 15,000। यहाँ पे लेबर को कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,000, ये भी इंक्लूड कर लेंगे। फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑरेंज आईएनसी कंपनी है उनको उसको खुद कितना पैसा मिल रहा है। बेसिकली इनका टोटल एक्सपोर्ट कितना, टोटल सेल कितने की हुई थी? 10,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 35,000। बट सारा इनका प्रॉफिट नहीं है, इसमें से इन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर भी इनकर करा है। कितने का किया है? 15,000 रुपए का। इसको हम लोग लेस कर देंगे, अमाउंट निकल के आ गई 20,000। ये इनका प्रॉफिट हुआ है, इसको इंक्लूड कर लेंगे हम लोग। और सेम यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे वेजेस पेड करी गई है लेबर 10,000 की, जो हमने इंक्लूड कर ली है। फिर इनका लास्ट में देखते हैं इनकी सेल कितनी हुई है। सेल इनकी हुई है 40,000 की। इसमें से क्या लेस करेंगे हम लोग? इनका जितना भी एक्सपेंडिचर इनका हुआ है। तो 25,000 इन्होंने क्या करा है? ऑरेंजेस परचेस करे हैं, प्लस 10,000 की सैलरी पे करी है। ये निकल के आ जाएगा 5,000। हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। बेसिकली सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना मिला है? फर्स्ट लेबर को 15,000 मिला यहाँ से, सेकंड लेबर को यहाँ पे मिला 10,000, प्लस हमारा ऑरेंज आईएनसी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 20,000 का। और लास्ट में हमारे जूस आईएनसी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 5,000 का। अगर इन चारों का आप लोग एडिशन करेंगे कितना निकल के आ जाएगा? ये ऑलमोस्ट 50,000, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? हमारे यूजिंग एक्सपेंडिचर वैल्यू एडेड मेथड और लास्ट में हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों ही मेथड से हमने जब कैलकुलेट किया जीडीपी को तो कितनी निकल के आई? वो 50,000 निकल के आई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तीन अलग अलग मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो जीडीपी की सेम अमाउंट कैसे निकल के आ रही है? तो उसका बहुत ही सिंपल सा इकोनॉमी का सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं वैल्यू एडिशन कहाँ से निकल के आ रहा है? एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो भी उस गुड्स में प्रोसेस करके ऐड करा जा रहा है उन सबका समीशन ही तो करा जा रहा है ना। ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो एक फाइनल बॉक्स निकल के आ रहा है। तो यानी कि जो भी गुड्स बेचा जा रहा है मार्केट में वो किसको इंक्लूड कर रहा है? एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जितनी भी वैल्यू ऐड करी गई है। तो अगर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे सारी वैल्यू को एडिट कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है फाइनल प्रोडक्ट की, इसी रेट पे तो मार्केट में इसको बेचा जाएगा। जब को इसको मार्केट में इसी रेट पे बेचा जाएगा तो जैसे इसको कोई परचेस करता है तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू वैल्यू। यानी कि बेसिकली जितने का वैल्यू रेट निकल के आया था उसका उसी रेट पे उसको बेचा गया। तो इसलिए क्या हो गया? हमारा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन। और जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स में पता ही है, एक्सपेंडिचर जितना होता है वही हमारा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। यानी कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम भी हो गया। इसीलिए तीनों मेथड से जीडीपी हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम आती है। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। इसके आगे के कुछ कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स तो नहीं है, इसके आगे इंडिसेस हैं जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के इंडिसेस देखेंगे। और आगे जो भी बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी। थैंक यू।